चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसे कि हम डेली जानते हैं कि इतना बजे डेली आपके जो टेस्ट का डिस्कशन होता है उसी को डिस्कशन लेकर फिर से आए हैं 76 नंबर। चलिए तो ये आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका पहला सवाल है, देखिएगा। यहाँ कर एक वस्तु के एक किस्म के मूल्य, एक वस्तु का एक किस्म है जो 7 रुपया पर केजी है और एक दूसरा किस्म का है जो कह रहा है कि 12 रुपये पर केजी है। अब ये दोनों किस्म को क्या किया, मिक्स किया। और दोनों किस्म को जब मिक्स किया, ये दोनों किस्म को जब मिक्स किया तो मिक्स करने पर जो उसका मूल्य होगा पर केजी वो कह रहा है कि 10 रुपया पर केजी होगा। तो यही बोला है कि इसको किस अनुपात में मिक्स किया। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे और आसान हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पे 2 का अंतर देखने को मिला और यहाँ पे देखने को मिला 3 का अंतर। मतलब इसको जो मिलाएगा 2:3 के रेशियो में इसको मिक्स करेगा। 2:3 के रेशियो में क्या करेगा, मिक्स करेगा। ठीक है, नहीं भाई 75 और 76 अलग अलग है। ठीक है, तो 2:3 इसका सही आंसर आ गया। 2:3 इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया है √3 10 डिग्री और √3 10 डिग्री और 10 डिग्री और इसका मान क्या होगा। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे 10 और 20 डिग्री दिया। एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे, क्या हम इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री? क्या हम इसको लिख सकते हैं, बताइएगा 10 + 20 डिग्री? हाँ या ना? बोले जी हाँ सर लिख सकते हैं। और जब इसको हम लिख सकते हैं तो इसका आपका फॉर्मूला क्या होगा आप जानते होंगे। तो ये A है, ये B है। 10A + B का फॉर्मूला होता है 10 डिग्री प्लस 10B 20 डिग्री और 1 - 10A एक जगह पर 10 डिग्री और 10 आपका आ गया 20 डिग्री। अब बताओ 30 डिग्री का मान होता है कितना, √3 होता है कि नहीं भाई? अब बात समझिएगा, यहां पे जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ? जब एक बात देखेंगे, हमको चाहिए इसका उसका, तो ये निगेटिव जाके उधर जुट जाएगा तो ये आ जाएगा, देखिएगा तो ये वाला निगेटिव उधर चल जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 10 डिग्री और इनटू 10 डिग्री हो जाएगा और ये छूट जाएगा आपका 1। मतलब इसी का मान पूछ रहा था, इसका मान आ गया कितना, 1। इसका सही आंसर आ गया, 1 इज द राइट आंसर। 1 इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आप इस तरीके से इसको करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 और 20 मिलकर 30 डिग्री होता है। तो 10 30 डिग्री को लिख सकते हैं 10 + 20। इसका मान होता है 1/√3 और इसको A + B के रूप में तोड़ देंगे तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिएगा, कि ABC और PQR 2 ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग बराबर। सभी अंग बराबर कहने का मतलब सभी अंग बराबर है। यहाँ पे A और P दोनों 90 डिग्री है, मतलब ये A है, ये B है और ये C है। एक आपका सर्वांगसम है, मतलब इसी सेम टाइप का। तो ये आपका क्या है, P 90 डिग्री, PQ ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री बोल रखा है। ठीक है, आगे देखो। सर्वांगसम का मतलब होता है ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं, सर्वांगसम कह रहा है, सर्वांगसम का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज का अंग जो है, सारे पार्ट इसका, ये दोनों त्रिभुज बराबर है। इसका मतलब यहां पे दे रखा है कि BC 13 है, तो BC जब 13 है
और पी आर जो दिया हुआ ये 5 है, तो ए बी का मान क्या होगा? अगर ये सर्वांशम है, ये 90 है, तो 90 के सामने वाला अगर 13 है तो ये भी 90 के सामने वाला 13 है, क्योंकि इसके सभी अंग बराबर होंगे। अगर ये पी आर 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, तो ये 5 होगा, ये 13 होगा, तो ये 12 होगा। मतलब ए बी का मान आपका आ गया कितना? 12 इसका राइट आंसर होगा, 12 इसका सही उत्तर होगा। सभी का आ रहा है, विपिन, विनीता, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 12 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? किन्हीं को बोल दो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखो, यहां से क्या कहता है कि दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या, दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक ये वृत्त है और एक आपके अंदर वृत्त है। यहां पे ये सकेंद्रीय मतलब होता है क्या है? ये जो आपका सेंटर है, इसका भी सेंटर और छोटे वाले का भी सेंटर सेम है, इसी को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बताओ यहां पे देखो क्या कर रहा है, दो त्रिज्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ आपका 10। आगे देखो कह रहा है बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को टच करता है। छोटे वृत्त को टच करता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला, मतलब ये ए और बी जो है ये जीवा है और यही ए बी की लंबाई चाहिए। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटर से, किसी भी सर्कल के अगर सेंटर से जीवा पर यहां पे अगर खींचेंगे, सेंटर को जीवा से मिलाएंगे, जीवा से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा और ये दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये 10 और ये 6 है, तो ये आपका 8 होगा और ये भी 8 होगा, तो 8 8 16, मतलब ये आ गया कितना? 16 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो सभी लोग का, रेशमी कुमारी, खुशबू, सोनी, जैनिमे, अशोक, शिवम, सभी का आंसर आ रहा है। विनीता, सोनी, बहुत बढ़िया, दिलीप, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगले सवाल क्या कहता है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक आपका जो दिया है 1 और 3 है और त्रिभुज के दो शीर्ष दे रखे हैं, तो तीसरा शीर्ष निकालना है। देखिए बहुत बहुत आसान है भाई। ये केंद्रक है, केंद्रक को हम जी से डिनोट करते हैं और ये दिया हुआ है आपका 1 और 3 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। और इसका जो त्रिभुज के दो केंद्र हैं, ये दो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है शीर्ष का, ये और ये आपका नहीं पता है, तो ये एक्स वाई। अब हम जानते हैं, क्या जानते होंगे, एक बात बताइए, क्या जानते हैं? जब ये केंद्रक है तो केंद्रक बराबर हम लोग जानते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाले का योग -7 -8 और +x बटा कितना होगा? 3 इक्वल टू ये x कोऑर्डिनेट 1 आएगा। क्या कोई दिक्कत है बोलो मेरे भाई? तो यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 8 में 7 1 + x, ये आ गया 4, तो x बराबर आ गया कितना? 3। दिक्कत है क्या? -7 4 3 का 3 और 8 में से 7 गया 1, उधर गया 3। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां पे आ गया 6 + 5 और +y बटा 3 करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना? 3। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 6 5 11 11 और y, ये 3 3 9 आ गया, तो y का मान आ गया उधर जाके -2 आया। तो यहां पे कैसे आ गया? यहां पे कोई दिक्कत है क्या? 4 के जगह पर 3 होगा। ओ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4 गुना कर दिए थे, तो x बराबर ये आ गया 2। मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया कितना? 2 और -2 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, ये आ गया 2 और -2। ठीक है,
बात समझे कि नहीं? केंद्रक बराबर होता ही है, केंद्रक कोऑर्डिनेट जो होता है वो केंद्रक बराबर कोऑर्डिनेट होता ही है। तो ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने वाले 2 अंक वाली संख्या के आवाज संख्या ना होने की प्रायिकता क्या होगा? आवाज संख्या ना होने की प्रायिकता क्या होगा? तो बताओ, एक बात बताओ कि 11 10 से लेकर करा कि 2 अंकों की जो संख्या होंगे, 2 अंकों की संख्या जो होंगे वो 10 से लेकर 99 तक होगा, और 10 से लेकर 99 तक होगा, मतलब ये टोटल संख्या आपका कितना हो गया? ये 90 होगा। 2 अंकों की टोटल संख्या आपके कितना हो गए? 90 हो गए। अच्छा ठीक, ये 2 अंकों की संख्या आपके टोटल 90 हो गए। अब यहां क्या बोला है कि आभाज्य संख्या कितने हैं? तो यहां से आभाज्य संख्या की अगर बात करें, तो यहां से आभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 10 से लेकर यहां पे जो 99 तक आभाज्य संख्या जो होंगे वो आपके टोटल होंगे 21। ये टोटल 21 होंगे, ये टोटल आपके आभाज्य संख्या 21 होंगे। आप काउंट करके देख लेना तो आभाज्य संख्या में आ जाएगा, जैसे 11 13 और ये 17 19 और ये आपका 21 हो जाएगा 23। इसी तरीके से डॉट 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 आपका यहां पे आ जाएगा कितना? यहां पे 97 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे टोटल आपका जो आभाज्य संख्या 21 होगा। तो कह रहा आभाज्य संख्या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। प्रोबेबिलिटी जो बताना है वो नहीं होने की प्रायिकता बता रहा है। यहां देखो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के आभाज्य संख्या ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आभाज्य संख्या अगर हटा दें तो बचेगा कितना? तो बचेगा 90 - 21 और टोटल संख्या 2 अंकों की 90 है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका आ गया 69 और ये 90, इसको जब काटेंगे तो ये 23 और ये आ गया 30, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 23/30 होगा। 23/30 होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 23/30 इज द राइट आंसर। क्या सभी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सभी का आंसर आ रहा है मेरे भाई? बताओ, 23/30 हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे 2 संख्या में आभाज्य संख्या कितने हैं। तो 2 संख्या में इस तरीके से अगर देखेंगे तो आभाज्य संख्या आपके होंगे 21, और आभाज्य संख्या जब 21 होंगे तो कह रहा है 21 संख्या नहीं होना है, मतलब आभाज्य संख्या का नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा? तो यहां पे 21 अगर आभाज्य संख्या तो 90 में से 21 घटा देंगे तो 69 आएगा। तो ये 69 प्रोबेबिलिटी होगा किसका? ये आभाज्य संख्या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या बोल रहा है? देखिए यहां क्या बोल रखा है, यहां कह रखा है कि ABC 3 पाइप है और तीनों कोई टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। पूरी टैंक को कितने घंटे में? 4 घंटे में भर सकता है। पाइप C, अब देखो क्षमता यहां दिया हुआ है। अब ये क्षमता देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है कि यहां पे A है, B है और C है। देखो क्षमता देखिए यहां के दिया हुआ है। कह रहा है C B की तुलना में 3/2 गुना तेज है और B A के तुलना में 3 गुना तेज है। तो यहां पे अगर 3 गुना तेज है तो इसको अगर 2 मानते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। B A के तुलना में 3 गुना है तो ये 6 आ जाएगा। हम क्यों 2 माने? देखिएगा अभी जस्ट पता चल पाएगा। C जो है B का तुलना में इतना है तो B के तुलना 6, तो इसका 3/2 कर दो, ये कितना आ गया? 9 आ गया। इसलिए हम किए थे क्योंकि यहाँ अगर 1 3 मानते तो फिर आ जाता फ्रैक्शन में, इसलिए हम इसको 2 मान लिए क्योंकि इसका 3/2 करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया। अब एक बात बताइए, A की क्षमता यहां आ गया 2, B की क्षमता 6 आ गया, C की क्षमता 9 आ गया। अब देखो यहां पे क्या बोल रखा है, कह रहा है कि तीनों पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप को एक टंकी में 4 घंटे में भर सकता है। तो 4 घंटे में तीनों भरेगा, तो बताओ तीनों यहां पे 1 घंटा में पहले कितना भरेगा? तो 6 2 8 और 9 8 17,
17 यूनिट 1 घंटे में भरेंगे तो 4 घंटे में कितना भरेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 17 आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो यही बोल रहा है कि ये जो काम है, यही काम कह रहा है कि ए टंकी कितना में करेगा, तो ए टंकी कितना में करेगा, तो टंक ए, टाइम ऑफ ए के बारे में बोला गया। ए यहां पे दोगुना कर देंगे, तो ये 2 से कट गया, 17 दूनी कितना आ गया, 34 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्राइम नंबर का ही लगा दिए थे, कोई बात नहीं, प्राइम नंबर नहीं चाहिए था तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत यहां तक। 34 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक यहां चक्रीय चतुर्भुज है, और यहां बोला गया है ए बी और सी डी यहां बोला है कि ए बी है और बी, एक आपका चक्रीय चतुर्भुज है ए बी, और ये आपका है डी और सी। ये कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज है, और कह रहा है कि ए बी को आगे तक बढ़ाया और डी सी को भी आगे तक बढ़ाया, और वो कहां मिला, एफ की जगह पर मिल गया। और ये बोला है कि एक ये आपका जो है चक्रीय चतुर्भुज है, इस तरीके से ये जाके मिल गया कहां पे, यहां पे मान लेते हैं ई के पार मिल गया। ई के पास मिला तो इसका एंगल बोल रखा है ए ई बी, इसका एंगल दे रखा है 27। ठीक है, और बी ए डी का एंगल दे रखा है कितना, 68 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ठीक है, अब समझिएगा, अभाज्य संख्या का फॉर्मूला नहीं होता है मेरे भाई, अभाज्य संख्या का फॉर्मूला नहीं होता। अब देखो यहां से एक एक चीजों को समझिए, एक एक चीजों को समझिएगा, एक एक चीज को समझिएगा मेरे भाई। ये इतना दिया हुआ है और आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, इस बात को समझिएगा। बताओ यहाँ पे ए बी ई क्या एक ट्रायंगल है कि नहीं? अगर ये 68 है, ये आपका 27 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? तो ये तीनों मिलकर होता है 180 डिग्री, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री। तो 8 7 15 और 6 2 8 1 9, 95 घटा दिए तो यहां से आ जाएगा कितना, 9 8 17, मतलब ये आपका 85 आ गया। कोई दिक्कत? ये आपका 85 आ गया तो ये आपका कितना होगा, 95 होगा। क्लियर है? बोलिए मेरे भाई, ये आपका 95 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? फिर आगे देखो, यहां से एक बात समझिएगा कि ये आपका जो ट्रायंगल है, देखिएगा ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो ये एंगल आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होता है। तो आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये 100 कितना होगा, 112 होगा। ठीक है, ये 100 क्या होगा, 12 होगा। अब एक बात बताइए, 112 होगा तो इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को देखिएगा, ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल के लिए ये बाह्य कोण हुआ कि नहीं? 112 इस ट्रायंगल के लिए बाह्य कोण हुआ कि नहीं? जब 112 इस ट्रायंगल के लिए बाह्य कोण हुआ तो ये एंगल जो होना चाहिए 112 में से 95 घटा देंगे तो ये आपका 17 डिग्री होना चाहिए। मतलब ए इसका सही आंसर होगा, 17 डिग्री होगा, 17 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। कहीं अगर डाउट है तो बताओ। हम स्टार्ट कहां से किए, ये एक ट्रायंगल था, ये एंगल ये और ये दिया था, तो ये एंगल निकाल लिए। और हम जानते हैं कि ये एक सीधी रेखा है, तो ये 85 तो ये 95 होगा, और ये चाहिए एंगल तो ये 95। तो हम जानते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, तो ये 68, तो ये आमने सामने का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री, तो ये 112 डिग्री होगा। अब जानते हैं ये दोनों
इसके समूह कोणों की बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण जो होंगे ये दोनों एंगल के योग के बराबर होगा, तो ये 112, तो ये 95, तो ये 17 हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर होगा। कितने लोगों से बन गया था बताएंगे मेरे भाई। पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप पता कर पाएंगे कि ये फिगर कैसा बनेगा, और ये फिगर जब बनेगा तो इसका सवाल क्या होगा, कैसे होगा। देखो सर्कल में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही 5-6 कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस बनाना होता है और ये बनता है। ठीक है भाई, आगे देखो ये सवाल में त्रुटि इस बात का है कि यहां पे देखिए असमांतर भुजाओं के बीच का योगफल 4 है और अंतर दिया हुआ है 5। ये कभी नहीं हो सकता है पॉसिबल कि योगफल 4 है और अंतर 5 है, ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको देख लेंगे, ये आपका कहीं ना कहीं त्रुटि है, इस चीज को आप देख लेना। ठीक है, अब देखिए यहां से ये सवाल भी देखो बहुत बेहतरीन। ठीक है श्रीकांत, 1 से लेकर 50 तक उन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 का गुणज है। पहले 2 का गुणज देखते हैं। 2 का गुणज 2, 4, 6 डॉट डॉट आपका कितना, तो n संख्याओं का इसका फॉर्मूला होता है n/2। अगर फर्स्ट संख्या दिया है और लास्ट संख्या दिया हुआ है तो फर्स्ट प्लस लास्ट, यहां देखिए इसका हो जाएगा n, कितना संख्या हो जाएगा 2 से लेकर 2, 4, 6, टोटल संख्या कितना होगा, ये 25 ऐसी संख्या होगा जो 2 से कटेगा, तो 25/2 और फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो 50 और 2 52 आ गया, तो ये कट जाएगा आपका 26, तो ये आ गया कितना 650। कोई दिक्कत। अब देखते हैं यहां से 5 का गुणज का योगफल कितना आता है, तो 5 का गुणज का योगफल 5, 10 डॉट 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 50, इसका भी योगफल निकालेंगे, तो SN इसका निकालेंगे, तो यहां हो गया कितना n यहां पे कितना संख्या होगा, 5 से कटने वाला 5, 10, 15, 20, 25, 50 तक 10 संख्या होंगे, तो n/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो ये आ गया 750। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से आपको इतना करना ही पड़ेगा। 2 और 5 का गुणज देख लो कितना है, 2 और 5 की गुणज की अगर बात करें तो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है, और इसको सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका 150 हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा कि यहां पे 2 का गुणज का योगफल 650 है और 5 के गुणज का 275 है, तो 650 और प्लस 75। लेकिन एक बात समझिएगा कि यहां भी एक 10 काउंटिंग हुआ होगा और यहां भी 10 काउंटिंग होगा, तो 2 बार 10 काउंटिंग हुआ होगा, 2 बार 20 काउंटिंग हुआ, 2 बार 30 काउंटिंग हुआ होगा, 2 बार 40 काउंटिंग हुआ, 2 बार 50 काउंटिंग हुआ, इसको घटा देंगे तो ये कितना होगा, ये 2 बार जो काउंटिंग हुआ होगा वो 150 हुआ होगा, 150 फालतू का काउंटिंग हुआ, इसको निकाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 775। और कितनी संख्या होंगे 25 और 10 35, आप 35 में से देख लो यहाँ पे टोटल कितना संख्या है, 5 संख्या है, तो 25, 10, 35, इसमें से 5 ऐसी संख्या 2 बार काउंटिंग हुआ तो घटा देंगे तो ये 30 से कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा लगभग 25.8, इसका सही आंसर आ जाएगा। लगभग इसका 25.8 इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? बोलो मेरे भाई, क्या कि इस बात को समझे। 2 का मल्टीपल, पहले योगफल निकालिए कितना योग आया, फिर 5 का योग निकाल लिए। अब कोई ऐसी संख्या होगा जो 2 और 5 का दोनों का मल्टीपल था, उसको हम घटा दिए। यहां देखो 2 की गुणज की बात किए तो कह रहे 1 से 50 तक 2 का गुणज, 2, 4, 6, 8, 10, 50 तक, तो टोटल कितनी संख्या होंगे 25 संख्या होंगे। तो ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है और ये सीरीज में है, 2-2 का अंतराल में है, तो n/2
और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, तो यहां से 2 से 2 का गुणज का टोटल योगफल निकालिए 650 आया। इसी तरह से 5 के गुणज का हम टोटल यदि निकाले तो ये आ गया 275 आ गया, फॉर्मूला यूज कर लिए, है ना। यहाँ पे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहां पे एक बात समझेंगे कि वैसे भी संख्या होंगे, यहां भी 10 आ रहा है और यहां भी 10 आ रहा है और यहां भी 20 आएगा और यहां भी 20 आएगा, यहां भी 50 आएगा, यहां भी 50 आएगा। तो 2 बार काउंटिंग हुआ है तो एक बार उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 10 20 30 40 50, यहां भी काउंटिंग, यहां भी काउंटिंग, एक बार काउंटिंग होना चाहिए। तो यहां 150 आया, तो हम क्या करें, 150 2 बार काउंटिंग हुआ है तो एक बार 150 को घटा देंगे तो 775 आ गया। संख्या कितना है, यहां 25, यहां 10, 25 10 35, लेकिन यहां पे एक बात बताइए, ये भी काउंटिंग हुआ है पांचों संख्या, तो दोबारा काउंटिंग हुआ है तो 5 घटा देंगे, तो 35 में से 5 घटाएं 30, 30 से इसको काटेंगे तो 25.8 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला गया, 20,000 और 40,000 की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दिया गया, तो कुल साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए 20,000 पर इसका साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो RT% 3 सालों का 10% और इस पे 10% दिया, कितने सालों को, 3 सालों को, 10 दिया 30%, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6,000। फिर क्या बोला, 40,000 पर 15% की दर से 3 सालों के लिए, तो 15 दिया, तो 15 चौका हो जाएगा 180, तो इन दोनों का योगफल बोल रहा है, इन दोनों का योगफल आ जाएगा कितना, 24,000। ये क्या आ गया, टोटल SI। आसान सवाल थे, ज्यादा टफ नहीं थे, 24 के आ जाएगा इसका। 605 कैसे आया विनीता, 605 कहां है, 650 है विनीता, 650 है, 605 नहीं है। ये इसका सही आंसर आ गया, सभी का 24 के आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए कह रहा कि जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो इसी 3 को मान लेते हैं n, इसी 3 को मान लेते हैं, जो शेषफल बचा है उसी को हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3। अब यहां 3 रखते हैं, 6 3 18 में से 1 गया 17, और इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, 1 इसका सही आंसर होगा। ओह, यहां पे लिख दिए थे गलती से ना, 650 था, यहां 605 नहीं लिखा, 650 लिखना था। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे सवाल में क्या क्या बोला है, यहां 4 है, यहां cos प्लस साइन थीटा और ये दिया हुआ है, तो यहां पे आपको क्या करना है, इस बात को देखो, यहां 1 प्लस साइन थीटा और यहां 1 माइनस कॉस थीटा है, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया, तो और इक्वल टू यहां देखो कितना दे रखा है, 4, इसके इक्वल टू कितना दे रखा है, 4, तो 2 से 2 कट गया। अब बताओ कॉस थीटा का मान आ गया 1/2, और ये 1/2 कब आता है, जब ये 60 डिग्री का होता है, तो आंसर आ गया कितना, सी, इधर राइट आंसर, सी इसका
सही आंसर है। सभी का आ रहा है, विपिन, अशोक, श्रीकांत, विनीता, अशोक, मिथुन, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। रवि चरण का भी आंसर आ रहा है, रेशमी का सी, बहुत बढ़िया। क्या इस बात को समझ पाए? क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट है यहां तक, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो यहां पे क्या है, यहां पे देखो कोई कंडीशन नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। दिमाग यहां लगेगा कि यहां पे अगर 16 है, यहां अगर 16 है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, अगर यहां पे 16, इसका मतलब ये पूरी तरह से कटना पड़ेगा। अब कटने के लिए यहां तो 8 रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा, 32 रखना पड़ेगा, 64 रखना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे 8 रखे तो 8, और यहां भी जैसे ही 8 रखे तो 8 8 64, 8 8 16 हो गया। मतलब आर बराबर हो गया कितना? 8 आ गया। आर बराबर कितना आ गया? 8। अब यहां पे 8 पर पावर 4 और प्लस 8 पर पावर 3 लिख देंगे, तो 8 पर पावर 4 जो होता है 64 गुना 64 आपका 40 96 होता है, और यहां पे 8 का क्यूब करेंगे 512 होगा। ये आंसर हो गया 40 96 सही 512, इसका सही आंसर हो गया बी, इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, कैसे सोचेंगे भाई? सोचना यहां पे इस तरीके से है कि यहां पावर 4 है, यहां पावर 3 है, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और यहां भी कांस्टेंट, यहां 1 रहता तभी दिमाग लगाते, लेकिन यहां कांस्टेंट है, तो मतलब इसका मतलब आर की कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, जो कटने के बाद 16 आ जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर आ गया सभी लोग का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 11 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की सभी धनात्मक पूर्णांकों का संख्याओं का योग क्या होगा? 11 से विभाज्य होने वाले तीन अंकों की संख्या देखते हैं। तो 11 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या सबसे पहले 110 है, इसी तरीके से 121 है, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, और 3 अंकों की सबसे लास्ट संख्या होंगे 990। 900 क्या है? अब इनके अंकों की योगफल की अगर बात करें, इनके अंकों का योगफल की बात करें, तो पहले यहां पे टोटल संख्या कितना होगा? टोटल संख्या की अगर बात किया जाए तो यहां से इसमें देखो संख्या निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा दोनों के बीच का अंतर 11, और लास्ट में 1 दे देंगे +1। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस और +1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको काटते हैं कितना आ जाएगा? 11। एक कितना आ जाएगा भाई? 90। 90 और 11, 088 आ गया, और 11 से काटेंगे +1, ये 11 थी 88, 11 थी 80। ठीक है, ग्यारह थी 80, 80 एक 81 यार। एक काम करते हैं, इसको छोड़ो यहां से, अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहां नहीं निकलता, देखो यहां पे क्या करना है, देख रहा क्या हुआ नहीं पता हमको।
चलो यहां से देखो, यहां से 1 से लेकर 90 तक का निकाल दो। 990 को 11 से डिवाइड करो तो ये आ गया कितना, 90 आ गया। ये कितना आ गया, 11 नमा 99, 90 आ गया। और यहां से इधर वाला घटा दो, तो जब इधर वाला 10 वाला घटा दें, इधर 10 हो जाएगा, तो ये 10 आ गया 10, तो यहां पे आ जाएगा 80। तो टोटल संख्या हो जाएगा कितना, 80 एक ऐसी संख्या हो जाएंगे जो टोटल आपके कटेंगे। टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हाँ, टोटल 80 संख्या होगा जो कि आपके 11 से डिविजिबल होगा। तो 80 संख्या टोटल 11 से डिविजिबल होगा, तो यहां पे निकालना है 80 संख्या टोटल डिविजिबल होगा, तो यहां से आपको निकालना है n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। तो निकाल दो, n कितना है, n की संख्या 80 बटा 2, फर्स्ट टर्म कितना है 110 प्लस, तो यहां हो जाएगा 40 गुणा 0 और 9 9 10, ये आ जाएगा 4400। कहीं गड़बड़ किए हैं क्या भाई, बताओ दो। टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? क्या हो गया, 81 टोटल नंबर होगा सर जी। दिमाग से निकल गया है। 990 110, 990 110 और ये आपका 11 से डिविजल होगा तो +1, तो यहां आ गया, ये कट जाएगा 80 बार में, तो यहां आ गया 81। ओ ठीक तो कर रहे थे, लेकिन यहां पे आपको निकालना है SN फॉर्मूला। तो n 81/2 और यहां से आ जाएगा आपका 110 प्लस 990, तो यहां आ गया 81/2 और ये आ गया आपका कितना 0 0 9 1 10 9 1 10 11, तो ये कट जाएगा आपका कितना, तो काट के गुणा कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कभी कभी दिमाग से फिसल जाता है, तो ये आ गया 44,550। ठीक है, ये सर गुणा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ अब सही आया, गुणा कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा अपने से। ठीक है ना, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां देखो, एक सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी यहां पे इक्वेशन में अगर दिया रहे और ये फ्रैक्शन में अगर दिया रहे, तो हर हाल में हमको इसको भी, ये देखो 1/x है, 1/x स्क्वायर, इसका मतलब ये भी स्क्वायर के रूप में, बटा में के रूप में लाना ही पड़ेगा। और ये पावर 4 है, यहां पे पावर 2 है, तो सबसे पहले यहां अगर कॉमन लेते हैं, इसको भी फार्मूला के रूप में या तो क्यूब हो जाए या तो स्क्वायर हो जाए। अगर हम यहां से x कॉमन लेते हैं, तो यहां पे आ गया x³ और यहां पे आ गया, देखिए 1/x³। देखो ये फॉर्मूला के रूप में आ गया कि नहीं, क्यूब के रूप में आ गया। यहां पावर 4 था, यहां पावर 2 था, तो फॉर्मूला यूज नहीं होता। तो यहां पे जैसे ही x कॉमन लिए, तो यहां पे x³ और यहां पे भी x³ आ गया। तो x को कटने के लिए नीचे से आपको फिर कॉमन लेना पड़ेगा x, तो यहां पे x हो गया। यहां आपका देखिए, यहां से लेंगे तो ये 1/x हो गया, और यहां से कॉमन लेंगे तो यहां 5 हो गया, तो x कट गया, मतलब ऊपर में आ गया क्यूब और नीचे आ गया x + 1/। तो यहां से x² - 3x + 1 = 0 है,
तो यहां पे 1/x है, तो यहां भी 1/x होना चाहिए। तो 1/x होने के लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां x हो गया, यहां 3 हो गया, और यहां 1/x इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 3 आ गया। तो x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए मेरे भाई, क्या करेंगे, वैल्यू का क्यूब और वैल्यू का 3 गुना घटा देंगे, तो ये आपका 18 आ गया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 18 और नीचे देखिए x प्लस 1/x का मान कितना, 3, और 3 और 5 कितना हो गया, 8। तो ये आंसर आ गया 9/4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 5। मिथुन गुप्ता 5/2 कैसे लिखे भाई, 5/2 नहीं होगा मिथुन, 5/2 नहीं होगा, 9/4 होगा। अशोक ठीक है भाई, ठीक है अशोक। चलिए आंसर आ गया आपका कितना, 9/4 इज द राइट आंसर, 9/4 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। 12% से 10% हो जाने का मतलब कि पहला इनकम x था, तो जब पहला इनकम x था तो पहले टैक्स लगता था 12%। जब वृद्धि हुआ, कितने की वृद्धि हुआ, x प्लस 1.2 की वृद्धि हुआ, तो इस पर टैक्स हो गया 10%। तो दोनों का कर अभी उतना ही कर देता है, दोनों का कर क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां भी जितना कर मिलता था और जब वृद्धि हुआ और कर का कमी हुआ, यहां भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना यहां टैक्स देना पड़ता है। तो ये गुना से गुना, तो ये आपका 12x, और ये देखिए यहां से कितना आ गया, 10। इधर आ गया कितना, 2x, x बराबर आ गया 6, और ये लाख में होगा, 6 लाख में होगा। ठीक है, तो निकालना क्या है, करे जितना पहले देता था, ठीक है, उसकी बढ़ी हुई आय कितना होगा, तो बढ़ी हुई आय मतलब पहले 6 लाख और बढ़ा कितना 1.2, तो 7.2 लाख आंसर आ गया, 2 लाख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा, बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो पहले हम निकाल लिए कि पहले इसका कितना था इनकम, तो 6 लाख, अब अभी बढ़ा वृद्धि कितना इसका, 1.2 लाख इनकम बढ़ गया, तो 1.2 6 और 1.2 मतलब आंसर हो गया कितना, आंसर हो गया इतना। जैसे देखो पहले कमाता था 100 रुपया, तो वो टैक्स देता था 12%। अब जब वृद्धि हो गया इनकम में, x प्लस 1.2 हो गया, मतलब टैक्स अब कम कर दिया, मतलब टैक्स अब जब कम किया तो यहां से सरकार को जितना टैक्स मिलता था, यहां से भी उतना ही टैक्स मिलता था जितना यहां से मिलता था, इसलिए हम बराबर कर दिए। जब बराबर किए तो यहां x का वैल्यू निकल गया कितना, x का वैल्यू निकल गया कितना, 6 लाख निकल गया, 6 लाख निकल गया x का, कितना निकल गया भाई, 6 लाख x का निकल गया। ठीक है, बता दे रहे भाई, फिर से बता दे रहे, 6 लाख निकल गया। तो कह रहा कि अब बढ़ा हुआ इनकम कितना है, तो पहले 6 लाख कमाता था, अब 1.2 लाख वृद्धि हो गया, तो 7.2 लाख इसमें बढ़ गया। तो यही आंसर हो गया कि वृद्धि होने पर इसका इनकम कितना था, तो 7.2 लाख था, इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो मेरे दोस्त, क्लियर है यहां तक। देखिए कह रहा कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और ये आपका P है, Q है, R है, और ये S है। P का दिया हुआ है -1, Q का दिया हुआ है 8 और 0, और इसका दे रखा है 7 और 5 दे रखा है। ठीक, इसका नहीं पता है, इसको X और Y मान। एक बात बताइएगा, इसका जो विकर्ण है और इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब मिड यहां पे एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को क्या निकालता है, समद्विभाजित करता है। सर शॉर्ट ट्रिक बताइए ना प्लीज,
तो भाई इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होगा मेरे दोस्त? शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या होगा बताओ? हम्म, देखो शॉर्ट ट्रिक अगर चाहते हैं तो देखो यहां पे 12 से 10% हो गया, तो 12 से 10% हुआ मतलब 2% की कमी हुआ। अब ये 2% क्यों हुआ मेरे भाई? कि 1.2 लाख की वृद्धि हुआ, तो 1.2 लाख की वृद्धि हुआ तो 2% बराबर 1.2 लाख, तो 1% बराबर कितना आ गया? तो ये 1,20,000 हुआ, तो 1% का हुआ कितना? 60 के हो गया। तो जब ये 61 के हुआ तो 100% का मान कितना हुआ? तो 100% का मान हो गया कितना? 6 लाख हो गया 100% का। जब 100% का 6 लाख हुआ तो वृद्धि कितना हुआ था? तो 1.2, तो 7.2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी बना सकते थे और वैसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे वृद्धि हुआ तभी यहां पे कर में कमी हुआ, तो 2% की कमी हुआ, वृद्धि 1.2 हुआ, तो ये कमी वृद्धि को, इसका इनकम की वृद्धि को दर्शाता है। तो 2% बराबर 1.2, तो 1% बराबर 60 के, तो 100% कितना होगा? 6 लाख, और इसमें वृद्धि हुआ 1.2, तो 7.2 इसका सही आंसर होगा। तो मिथुन गुप्ता शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको, क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक हो गया वहां पे। अब बात समझिएगा, यहां पे हम जानते हैं कि ये और ये सामने वाले भुजा आपके बराबर होते हैं। सामने वाली भुजा आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? सामने वाली भुजा आपका बराबर होता है। तो यहां पे एक चीज देखिए, अगर बेसिक बनाना चाहते हैं थोड़ा सा देखिए, ध्यान दें, ये आपके मिड टर्म होगा कि नहीं? ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं दोनों का? क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, तो समद्विभाजित मतलब ये दोनों बराबर भागी मिड पॉइंट। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे आएगा, यहां से निकालेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, तो यहां आ गया 6/2, और ये इसको जोड़ेंगे तो 4 कितना 2, यहां आ गया 3 और 2 आ गया, 3 और 2 आ गया। मतलब ये वाला आपका जो आ गया 3 और 2 आया। अब जान ये दोनों का भी मिड टर्म है, तो ये दोनों का मिड टर्म है, तो 8 + x/2 हो जाएगा कितना? x का कोऑर्डिनेट 3 आएगा, तो x की मान कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो ये आ गया -2, ठीक है? अब देखो 0 और y, 0 + y/2 ये आ जाएगा 2, तो y बराबर कितना आ गया? 4, तो -2 - 4, ऑप्शन नंबर ए आ गया इज द राइट आंसर। ए इसका सही उत्तर आ गया, क्लियर है? ए इसका क्या आ गया? सही आंसर आ गया। मतलब ये आपका 4 और ये -2, कोऑर्डिनेट इसका जो आया -2 और -4 आ गया। क्या कहीं पे किसी को दिक्कत है तो बताओ। गुड आफ्टरनून जया कुमारी, बोलो मेरे भाई, कहीं पे अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। कहीं पे भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। या तो बाय ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर होता है, तो यहां से इसको रखने पर क्या ये दोनों बराबर होता है डिस्टेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक रेखा है, एक रेखा है जो -7 और 6 कोऑर्डिनेट है, इसका ये कोऑर्डिनेट है। एक रेखा को क्या बोला? आंतरिक, इसको डिवीजन किया गया, आंतरिक डिवीजन किया गया, जो इसका 1 और 3 के रेशियो में है। तो इस कोऑर्डिनेट को निकालना है, x और y, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो यहां से x y निकालने की अगर बात करें तो हम जानते हैं क्या है, इसका गुणांक इसके फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, 5 × 5, और इसका गुणांक इसके साथ गुना करेंगे, तो ये आपका आ गया कितना? -7, ठीक है? और यहां पे बटा कर देंगे, ये 4 हो जाएगा ना, -4, ठीक है? अब यहां से करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 18 आ गया, ठीक है? 6 × कितना आ गया? 18 आ गया। तो ये आपका माइनस माइनस पॉजिटिव, ये 4 से इसको काट दिए, तो ये आ गया 12, 7 5 12। कहाँ पे गड़बड़ कर दिए?
यहां पे गड़बड़ कर दी, रुक जा, माइनस नहीं, 1 इंटू 5 5 और यहां 7 या 21 और बटा 4, तो ये आ गया 16/4 और ये आ गया 18/4, तो ये आ गया -4 और ये आ गया 4 पॉइंट कितना, यही कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक ना, है ना, यहाँ पे आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़कर डिवाइड कर देंगे 3 1 4 से। यहां पे देखिए कह रहा है कि 10x/2 इतना दे रखा है, तो 10x/2 और 1 माइनस cos x और ये चाहिए sin x। लेकिन यहां पे हमको चाहिए कितना, 10 22.5 डिग्री। तो 10 22.5 डिग्री तभी होगा जब यहां पे x का वैल्यू 45 रखेंगे। तो x की वैल्यू 45 रखेंगे तो ये 22.5 डिग्री हो गया। अब यहां पे अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे बात करें तो cos अगर यहां पे 45 डिग्री रखें तो यहां 45 रखेंगे, तो यहां 45 अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1/√2 और यहां भी आ जाएगा क्या, 1/√2। ठीक है, तो यहां से आ गया √2 - 1/√2 और ये √2 - 1, √2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √2 - 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभय कुमार पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे मिलेगा। तो ए सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ए सभी का आंसर आ रहा है। विनीता, श्रीकांत, अशोक, बिपी, प्रवीण, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई फॉर्मूला, कोई किसका फॉर्मूला भाई, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट बस लिखना है। अब बताइए यहां पे कि एबीसी में भुजा एबी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी 2 सेंटीमीटर और डीए 3 सेंटीमीटर। भुजा बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि डीई और एसी पैरेलल है। चलो देखो यहां क्या कह रहा है, ये आपका ए है, बी है और सी। कह रहा है कि एबी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, एबी पर बिंदु डी इस प्रकार है, जो बीडी दे रखा है 2 और डीए दे रखा है कितना, बीसी पर एक बिंदु ई है, इस प्रकार है कि डीई और एसी दोनों समानांतर है, ये दोनों आपका समानांतर पैरेलल है और एसी का मान दे रखा है 4। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल और ये एंगल समांतर, दो लाइन अगर समांतर होता है तो हम संगत एंगल के योग से कह सकते हैं संगत कौन से, ये दोनों बराबर होंगे और ये आपका दोनों में कॉमन होंगे, ये दोनों में कॉमन होंगे, है ना, ये दोनों में कॉमन होंगे और यहां से ये आ गया 17 का कहां से बता दे। अब देखिए यहां से ये एंगल और एंगल से बड़े ट्रायंगल कोण एबीसी समरूप होगा बीईडी, एंगल। अब जब ये समरूप होगा तो हम कहेंगे, ये समरूप होगा तो हम कहेंगे, यहां टेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि ये जो साइड है, साइड का एरिया जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, 2 दूनी कितना 4 और ये 3 2 आपका कितना आ गया 5, ये पूरा की अगर बोले तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, ये टोटल हो जाएगा। जिसमें आपका पूछ रहा है क्या, पहले पूछ रहा है बीडीई, त्रिभुज बीडीई का मान 4 है तो निकालना आपको समलंब ACED का निकालना है, तो टोटल 25 है, 25 में से 4 तो ये बचा आपका 21 है, तो ये रेशियो आ गया
4:21, 4:21, ठीक है, 4:21। विजय कुमार कह रहे हैं कि 19 नंबर का क्या बताना भाई? ठीक है, बता देंगे शॉर्ट ट्रिक एक बार फिर से। ए इसका सही आंसर आ गया। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? हम जानते हैं कि थेल्स परिमेय से अगर किसी दो समांतर लाइन होता है तो साइड्स के स्क्वायर का ये होता है, ठीक है। कौन सा समझ में नहीं आया सुभाष जी? बताएंगे सुभाष जी, कौन से क्वेश्चन नहीं समझ पाए? सुभाष जी कौन से क्वेश्चन नहीं समझ पाए बताइएगा। 4:21 इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। अभी जो बताएं, चलो देखो फिर से। यहां पे मानते हैं ए है, बी है और सी है। देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा कि ए बी पर एक बिंदु डी है और बीसी पर एक बिंदु आपका ई है। ये दोनों जब मिला दिए तो ये दोनों समानांतर लाइन, ये आपके दोनों समानांतर लाइन है, ठीक है। जब ये समांतर है तो इसका एंगल ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जब डबल लाइन अगर ये समांतर है, कोई तिर्यक रेखा इसको कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। इस बात को आप जानते होंगे। तो ये जब एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल दोनों त्रिभुज के, बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज के लिए भी कॉमन है, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज और ये बड़े त्रिभुज दोनों क्या होंगे? दोनों समरूप होंगे। और जब दोनों समरूप होंगे, जब ये दोनों समरूप होंगे, कौन कौन? ए सी बी, ये त्रिभुज समरूप होगा बी डी। अब जब ये समरूप होगा और यहां आपका दे रखा है डी ए, तो डी ए का मान ये 3 है और ये 2 है और ये बोल रखा है 4 है, तो इससे कोई मतलब नहीं। जब ये समरूप होता है तो याद रखना कि समरूप जब होगा तो भुजा, ये जो एरिया होगा भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा और ये पूरे का लेंगे तो ये आपका 5 आया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आएगा पूरे त्रिभुज का। तो चाहिए हमको किसका? चाहिए हमको बी डी ई का चाहिए त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज इसका चाहिए, मतलब ए सी ई डी का चाहिए। तो इसका छोटे का आपका 4 आ गया, तो ये 4 रेशियो, और पूरे का 25 है तो 25 हमको चाहिए, ये वाला सिर्फ चाहिए, ये वाला चाहिए, तो 25 में से ये वाला घटा देंगे। ये पूरा 25 एरिया है तो ये 4 एरिया घटा देंगे तो ये वाला पता चल पाएगा, तो ये आ जाएगा 21, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेना इसको। अगले सवाल की बात करते हैं कि 42 मीटर और 26 मीटर व्यास वाले दो छोटे वृत्ताकार मैदान को एक बड़े वृत्ताकार मैदान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब एक आपका 42 मीटर का है, 42 मीटर मतलब व्यास है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 21 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब ये आपका एक 26 है तो ये 13 होगा, और इसी को एक बड़ा आपका परिवर्तन कर दिया और इसकी त्रिज्या जो है वो डबल, ये बड़ी आ है, तो ये दोनों का एरिया इसके बराबर होगा। तो इसका एरिया आ जाएगा पाई 21 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा पाई 13 का स्क्वायर बराबर होगा पाई बड़ी आर के स्क्वायर के, ठीक है। दोनों का एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, तो इसका त्रिज्या निकालना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 441 प्लस 169 ये आर होगा। आर स्क्वायर बराबर हो गया 9 1 10, 6 4 10, 1 11, 4 1 5, 6, ठीक है। तो ये आ गया आपका, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। जब यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे पॉइंट को? एक बात समझिएगा, एक तरीका है निकालने का, एक फॉर्मूला है। जब कोई भी परफेक्ट रूट नहीं निकलता है, तो परफेक्ट रूट अगर नहीं निकले तो इसको मान लो y, इससे जस्ट पहले इसको मान लो y, इसके जस्ट पहले एक ऐसा मान लो कि 576 जो जिसका किसी का वर्ग निकलता है, वर्गमूल निकलता है, परफेक्ट वर्ग निकलता है x, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, तो यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई को जोड़ दो,
और 2 जो x है उसका रूट x निकलता है, तो रूट x मतलब करेंगे तो इसका रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा 24 आएगा। तो 6 7 1 8 6 5 11 और ये 48 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग ये आंसर आएगा 24.69 मीटर आएगा। इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। तो यहां पे एक चीज और ध्यान देना, कभी भी अगर ध्यान देना कि कभी भी एग्जैक्ट अगर रूट नहीं निकले, कभी भी एग्जैक्ट रूट नहीं निकले, जैसे यहां पे दिया हुआ है कोई संख्या y है, इसका रूट एग्जैक्ट रूट नहीं निकले, तो इससे जस्ट पहले एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका रूट निकलेगा, ये x, जिसका परफेक्ट रूट निकले इसके जस्ट पहले। तो यहां क्या करेंगे, y प्लस एक्स लिख देंगे और 2 रूट x लिख देंगे। बस ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ये वाला आ जाएगा। ठीक ना, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो यही आंसर आ जाएगा। 42 मीटर सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। मतलब यहां बोला कि एक आपका ये दिया हुआ है और ये एक बेलनाकार बर्तन है, और बेलनाकार बर्तन इस तरीके से है कि पानी इसमें भरा हुआ है, कुछ पानी इसमें भरा हुआ है आंशिक रूप से, मतलब पानी यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं यहां तक पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक, इसकी व्यास दे रखा है 32, तो ये हो जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, कह रहा है कि एक गोला को डुबाया गया है, यहां से एक गोला को डुबाया गया है। जब ये गोला डूब जाएगा, जब ये गोला डूबेगा, तो एक बात समझिएगा कि जब गोला डूबेगा इतना एरिया कवर करेगा, इतना आयतन एरिया कवर करेगा, आयतन कवर करेगा, तो पानी आपका ऊपर बढ़ जाएगा, पानी ऊपर बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि ये आपका यहां तक था, पानी ऊपर बढ़ गया, यहां तक आ गया, तो h ऊंचाई तक बढ़ा। कितना ऊंचाई तक बढ़ा? ये पानी h ऊंचाई तक बढ़ा। ये पानी बढ़ने का वजह क्या था? एक गोला को नीचे डालने का। तो इसका मतलब यहां पे इस गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसका कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, मतलब इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब इसका होगा 12 × 12 × 12। जब ये डला है तो पानी h ऊंचाई तक बढ़ा, मतलब h ऊंचाई तक आपका बेलनाकार आयतन की तरह बढ़ेगा, तो बेलनाकार आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब 16 × 16 और इंटू h। इसके डालने से ये पानी का इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे h लिखे, तो यहां से 4 से 4 चौक 16, पाई से पाई कैंसिल, ये कट गया 4 से 4 कट गया, और यहां पे आ गया 16 नंबर 44 से, मतलब h बराबर आ गया कितना 9 सेंटीमीटर आ गया, 9 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा। मतलब ये पानी अगर यहाँ पे गोला को जब डालेंगे तो पानी इंक्रीज होगा, तो गोला डालने से पानी इंक्रीज हुआ, अगर गोला नहीं डालते तो पानी का इंक्रीज नहीं होता। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का h ऊंचाई तक का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा, और यहां से हम क्या वैल्यू निकाल दिए, h का वैल्यू निकाल दिए। h इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस सवाल समझिएगा मेरे भाई, ये सवाल समझिएगा। कहा कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या 120 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड को एक शंकु बनाने के लिए उसके 2 समीक त्रिज्याओं को मिलाकर मोड़ा जाता है, तो बने एक शंकु का आयतन कितना होता है, ध्यान रखिए। देखिए यहां ये आपका कितना है 120 डिग्री, और जब ये 120 डिग्री, इसकी त्रिज्या कितना है 10.5 और 10.5। इसको क्या किया, ये दोनों छोर को पकड़ा और मिला दिया, दोनों छोर को पकड़ा और मिला दिया, और मिलाने के बाद इस तरीके से बन गया क्या, एक शंकु बन गया। और शंकु जब बन गया, तो शंकु जब बन गया तो त्रिज्या तो आपका वही रहेगा। ये मोड़ दिया, इस तरह से इसको मोड़ दिया, तो तिर्यक रेखा तो वही 10.5 ही रहेगा। तो एक बात बताइएगा, ये जो L होगा,
ये एक L इस तरीके से बढ़ेगा, तो इसकी लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ अगर निकालने की बात करें तो ये आता है 2 पाई r थीटा, मतलब 120 डिग्री बाय 360 डिग्री। तो यही लेंथ आपको जब मोड़ा है तो ये गोलाकार बना है। अब ये गोलाकार बना है, इसका मतलब इसका जो ये गोलाकार की लंबाई मतलब परिधि कितना होगा, 2 पाई r होगा, 2 पाई r। तो यहां से देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r। इसका लेंथ, इसकी त्रिज्या निकालते, इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ आपका 10 1 मिनट, 1 मिनट, इसका दिया हुआ, इसका पता नहीं, इसकी त्रिज्या r मान ली, ठीक है, इसकी त्रिज्या r मान ली। तो यहां से काटे तो ये आ गया कितना, 12 3 36, 3 बार में, और जब ये काटे तो ये आ गया कितना 10.5, तो मतलब ये आ गया कितना 35। तो r बराबर आ गया 7/, ये आ गया 2। जब ये 7/2 आ गया मतलब ये आपका 7/2 आ गया। तो आयतन निकालना है तो इसकी हाइट भी चाहिए, तो हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 10/, आपको ले लेते हैं कितना, 5 हटाएंगे 10, ये आज आ गया कितना, 5 से काटेंगे, 5 से अगर काटेंगे तो ये आपका आ गया 21 पंचे, और ये आपका 2 पंचे। तो यहाँ h की अगर मान निकालते हैं तो ये h का मान आ गया 21,441 बाई 2 दूनी 4 में से 7,749 बाई 4 घटा देंगे। यहां से आ गया h की मान अगर बात करते हैं 4, तो 9 में से 1 गया यहाँ पे 8, और 11 में से 9 गया तो ये आपका 2 आ गया। यहाँ 3, 13 में से 4 गया तो ये 9 आ गया, और यहाँ पे आ गया कितना, इतना आ गया। कोई दिक्कत? तो ये आ गया आपका हाइट आ गया। तो यहाँ पे हाइट देखने को मिला, और हाइट जब देखे तो यहाँ पे आ गया हाइट कितना, इतना आ गया। कोई दिक्कत है? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 8 चौक 32, 9 चौक 36, मतलब ये आ जाएगा 98 आ जाएगा। अब ये 98 आ जाएगा, तो यहां से हम ये दोनों को निकालें तो इसकी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई के रूप में दिया हुआ है, पाई r स्क्वायर 749/2, और ये आपका 98 आएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो यहां से आप देख पा रहे हैं 7 दूनी, यहां पे 4 आएगा। तो ये आपका आ गया 49, 4 दिया 12 पाई। ठीक है, तो ये पाई आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कन्वर्जन नहीं समझ आया, रिपीट कर दीजिए। कौन सा कन्वर्जन, मेरी बात बताओ, बताओ मेरे भाई, कन्वर्जन कौन सी, क्या चीज की बात कर रहे हो? ये 49 आ गया, यहां से 49 करेंगे ना, तो 49 करेंगे तो ये आ गया 7, 343, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। कहां पे डाउट है, एक बात बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा इसको समय लगेगा। हम कन्वर्जन की बात की, ये क्या किया, एक आपका त्रिज्यखंड था, इसको इस तरह पेपर था, इसको मोड़ दिया, एक त्रिज्या को पकड़ा और मोड़ दिया। जब ये मोड़ दिया तो इस तरीके से एक शंकु बन जाएगा।
तो इसका जो आपका देख रहे हैं लेंथ, ये जो आपका देख रहे हैं चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई, ये जो इसको मोड़ दिया तो गोलाकार बन गया, मतलब यहां पे एक परिधि बन गया। तो चाप की लंबाई हम लोग के अनुसार इतना, और ये एक परिधि बन गया, ये वाला इस तरह से जब मोड़ दिया तो एक परिधि बन गया, तो इसकी चाप की लंबाई इक्वल टू 2πr। तो r की वैल्यू 7/2, r यहाँ 7/2, त्रिज्या वही होगा, तो h का मान निकालें तो इतना आ गया, h का मान आ गया 7√2 आ गया। अब h का मान आ गया तो आयतन वॉल्यूम निकालना है, 1/3πr³ πr² इंटू h करेंगे, तो यहां से आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा। आशा सुमन मिट्टी को गेंदों का ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का है, मतलब एक अर्थन हाउस है, हाउस एक लंबाई आपका दिया है 16 और एक दिया आपका 9, ये 9 दिया है और ये आपका 16 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जब अर्थन हाउस जो कि शीर्ष के दोनों के शीर्ष का जो दूरी है वो दे रखा है 25, यहां से इसको मिला दो, तो यहां से जब इसको मिला देंगे तो ये 9 होगा, तो ये भी 9 होगा, तो ये कितना होगा, 7 होगा। ये जब 7 होगा और जब ये 25 होगा, तो हम जानते हैं इसका ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। ट्रिपलेट का बहुत बड़ा खेला होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये 24, तो यहां पे ये 24 और ये दोनों पैरेलल है और बराबर है, तो ये भी 24 होगा। दोनों घर के बीच की जो दूरी है, दोनों घर के बीच की दूरी जो है वो 24 मीटर है, दोनों घरिंदों के बीच की दूरी जो है वो 24 मीटर होगा, आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, दो संख्याओं का जो है वो कितना दे रखा है, 10 है, यदि उसका एलसीएम और उनका एचसीएफ 10 है। एक बात समझिएगा कि एलसीएम हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है एलसीएम 120 और एचसीएफ दिया है 10। देखो कैसे बनाएंगे, देखो बहुत आसान तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। अंतर दिया हुआ है 10, जब अंतर 10 दिया हुआ है तो ऐसे दो फैक्टर, देखो यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल है, इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जिसका अंतर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए इसको तोड़ सकते हैं, 40 तिया 3 उधर चल जाएगा, तो ये कितना आएगा 30। देखिए दोनों का भी अंतर 10 हो गया। क्लियर हो गया कि पहली संख्या आपका 40 और दूसरी संख्या आपका 30 होगा, और दोनों का अंतर भी देखो 10 सेटिस्फाई हो रहा है, तो योगफल पूछ रहा है कितना आएगा, 70 इसका सही आंसर, योगफल पूछ रहा है 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। कहा कि 20 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष थे, 50 वर्ष की आयु वाला एक पुरुष समूह छोड़कर चला जाता है, एक समूह छोड़कर चला जाता है और एक महिला समूह शामिल हो जाता है, औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती, तो महिलाओं की आयु कितना होगा। तो एक बात समझिएगा कि कितने साल के जो पुरुष थे वो छोड़कर गए, 50 वर्ष का एक पुरुष इसको छोड़कर गया। तो कह रहा है जब वो आया महिला फीमेल, जब फीमेल आई है तो 1 वर्ष की कमी कर दिया, पूरे एवरेज में 1 वर्ष की कमी कर दिया, तो -1 की कमी कर दिया। कितने लोगों में, लोग अभी भी पुरुष ही था, 20 ही था, तो यहाँ 20 गुना करेंगे, तो यहाँ पे 50 में से 20 गया 30, मतलब फीमेल का एज आ गया कितना, 30 वर्ष इसका सही आंसर आ गया, 30 इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, 30 इसका सही उत्तर आ गया डायरेक्ट। लेकिन अगर ऐसे करें, बेसिक करते हैं कि 20 पुरुष का औसत जो बोला गया है वो 30 था, 50 वर्ष का एक पुरुष को बाहर किया और एक फीमेल को अंदर लाया, इसको माइनस किया और एक फीमेल आया तो प्लस किया, तो औसत 1 वर्ष की कमी हो जाती। औसत 30 था, अब 29 हो गया, आदमी भी कितना था, 20 था, यहां से फीमेल निकाल लेंगे, तो यहां भी फीमेल अगर निकालेंगे तो ये आपका 30 वर्ष का ही होगा, तो आप यहां भी निकाल सकते हैं और यहां पे भी निकाल सकते हैं, और आने और जाने वाले से सिर्फ कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू विनीश, विजय।
बात समझे? गया कितना 50 साल वाला, आया कितना नहीं पता, आया फीमेल, तो कह रहा 1 वर्ष की कमी हुआ जब वो 50 साल का। देखो यहां पे पूरे एवरेज से कोई मतलब नहीं, जो गया और जो आया उसी से कंपैरिजन शिफ्ट करेंगे। तो 50 था, गया जब कोई व्यक्ति, जब कोई महिला आया तो पूरे औसत में कम कर दिया 1, कितने लोगों के लिए? 20 लोगों के लिए। तो ये जो आपका आया है 30 वर्ष आया है, ये फीमेल का आ जाएगा, फीमेल का, ठीक है, फीमेल का। ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां बोलो, देखो यहां पे क्या बोला है, कह रहा कि 1180 रुपया को बांटा गया है, किसमें? ए, बी और सी। कह रहा कि ए के हिस्से का दुगना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का कितना? 7 गुना। आपस में क्या बोला है? बराबर है। आपस में क्या बोला है? बराबर है। तो यहां से ए और बी और सी का रेशियो, ए का रेशियो की अगर बात करें तो ए का रेशियो निकालना है तो ए को छोड़ दो, और बी और सी का जो मल्टीपल है 7 बचे कितना? 35। बी का निकालना है, बी को भूल जाओ, और 7 दूनी कितना? ए और सी का मल्टीपल। सी का निकालना है 5 दूनी 10, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 5 4 9 और ये आ गया 59। अब ये टोटल ए बी सी तीनों मिलकर 59 रेशियो में आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बांट रहे हैं तीनों में 1180, मतलब 59 यूनिट बराबर 1180। निकालना किसको है? ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा आपका 35 हो जाएगा। ये 2 बार में कट गया होगा और 2 बार में कटा तो ये आ गया कितना? 700। ए को कितना मिला? 700 मिला होगा, ए को 700 मिला होगा। 700 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? विनोद, शिवम, पवन, एमडी समरेज, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कह रहा है कि 151 153 ये डॉट 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 पूरा दिया, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मीडियंस ज्ञात करने के लिए, तो मीडियंस देखते हैं यहां पे कितना? 3 3 6 4, आपका टोटल 10 है। एन यहां पे अगर 10 है मतलब इवन है, इवन मतलब ये टर्म 10 है, तो हम जानते हैं n बाई nth टर्म और n बाई 2 प्लस 1 वहां बटा 2 करेंगे। n आ गया 10, तो ये आ गया 5वां, n बटा 10 तो 5 से कटेगा 5 1 6वां बटा कितना? मतलब ये जो निकलेगा ये कब निकालेंगे? जब ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो, अब जब असेंडिंग ऑर्डर में होगा मेरे भाई, तो एक बात समझिएगा, पहला टर्म यहां से क्या होगा? हमको 5वां और 6ठा चाहिए, तो पहला ये टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, सॉरी पहला टर्म यहां है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये, हमको चाहिए 5वां, तो 5वां टर्म ये और ये भी 5वां, ये 6ठा टर्म, तो 5वां और 6ठा टर्म चाहिए, तो 5वां टर्म 153 और 6ठा भी टर्म 53 153, तो ये भी आंसर आ जाएगा 153, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 153 सभी लोग का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी का आंसर आ रहा है 153 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। करा कि एक वस्तु को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाला हानि इस वस्तु के 10% लाभ पर बेचने से होने वाला लाभ के बराबर। देखिए यहां से
अगर किसी वस्तु की सीपी 100 रहा होगा, कह रहा कि 134 रुपया पर बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को बेचने 10% बेचने के बराबर होगा। इसका मतलब इसको 10% का बेचेंगे तो ये 110 पर, मतलब इसमें जो लाभ होगा उतना ही लाभ आपका 10 हुआ, उतना ही हानि होता है जितना लाभ होता है, मतलब ये 10, मतलब कितना 90, मतलब उतना ही लाभ होता है, सॉरी उतना ही हानि होता है जितना लाभ होता है। तो 10% का लाभ हुआ मतलब 110, 10 का लाभ हुआ तो 10 की हानि हुआ, तो इतना पर बेचा एसपी, तो यही 90 बराबर 1134 होगा। निकालना हमको सीपी कितना लगा, 0 से 0 कटा, 9 से काटेंगे तो यहां से काटेंगे 12 नंबर 78 से 108 और 8 5 13 तो 12 15 छक्का, तो ये आ गया 1200 कितना 60, 1260 आपका सीपी आ गया। कर यही वस्तु को 1354 में अगर बेचेंगे, 1354.50 में जब बेचेंगे तो कितने का मुनाफा होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। 9 to 10 सॉल्यूशंस, क्या बोल रहे विनोद? ठीक है, तो यहां पे अंतर हो जाएगा, देखिएगा 94.5 का लाभ हुआ, तो 94.5 लाभ हुआ किससे, सीपी से, तो 1260 गुना 100% ये आ जाएगा। ठीक है, 100% ये आ जाएगा, तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये आपका काम है, काटना छाटना आपका काम है, ये आप देख सकते हो। 0000 काट देंगे और 126 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर आ गया। क्लियर है यहां तक? बोलो मेरे भाई। कह रहा कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि के बराबर होता है, तो लाभ हुआ 10% मतलब 110, तो हानि भी आपका -100, 10% लाभ हुआ मतलब 10 लाभ हुआ, तो हानि भी 10 होगा, तो हानि 10 हुआ तो 90 पर बेचेगा, लेकिन यहां कह रहा है 1134 में बेचेगा, 90 यूनिट बराबर इतना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोल दो, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? राम और श्याम 6×3 = 18 और ये आपका 15 दिनों में कर सकते। सबसे पहला टोटल काम चाहिए, तो 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। फ्रैक्शन का अगर एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एलसीएम, नीचे का एलसीएम 1 आएगा। तो 20 या 60, ये 9 यूनिट एक दिन में, और ये आपका जो कर रहा है 15 चौका 60 एक दिन में। ठीक है, देखो यहां क्या बोला, उन्होंने मिलकर 4 दिन एक साथ काम किया। कौन मिलकर किया भाई? राम और श्याम 4 दिन मिलकर किया, तो 4 दिन मिलकर राम और श्याम किया, तो ये आपका 9 यूनिट काम करता है। 4 9 4 13, 13 चौका 52 यूनिट काम खत्म कर दिया 4 दिन में, तो बचा रिमेनिंग वर्क, बचा कितना 8 काम। यही 8 काम को बोला है, हम तो ट्रेन में हैं, घर जा रहे हैं अंजलि राजपूत, चलो हम चाह रहे हैं कि उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया, तो कौन छोड़कर चला गया मेरे भाई? राम काम छोड़कर चला गया, तो राम को कोई मतलब नहीं, राम छोड़कर चला गया, तो ये जो शेष काम है वो कौन करेगा? श्याम करेगा। तो कह रहा शेष बचे हुए काम को श्याम अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं? तो अकेले श्याम, टाइम ऑफ श्याम, शेष काम को, शेष काम 8 है, एक दिन में काम करता है 4, तो 4 से काम डिवाइड करेंगे तो ये 2 डेज आंसर आएगा। 2 डेज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही उत्तर है। 2 डेज इज द राइट आंसर। 2 डेज इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए,
करा कि 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए चाल इतना किलोमीटर है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस निकल जाएगा, क्या डिस्टेंस निकलेगा मेरे भाई, कि समय दिया हुआ है 40 मिनट, इसको घंटा में चेंज कर देते हैं, और यहां पे चाल दिया है 64 किलोमीटर, मतलब समय इंटू टाइम, समय सॉरी टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये 0, ये 2 और 3, यहां आ जाएगा 128/3 किलोमीटर आ गया। अब कह रहा है यही डिस्टेंस को अगर वो उसी दूरी को 30 मिनट में दूरी तय करना चाहता है, अगर यही दूरी को वो 30 मिनट में दूरी तय करना चाहता है, तो 30 मिनट में दूरी तय करने में इसकी चाल क्या होगी? 30 मिनट में तय करने में चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 128/3, और समय कितना है? 1/2। तो 2 ऊपर चल गया तो आ गया क्या? 2 आग ऊपर चल गया तो ये आ गया 256/3 किलोमीटर बराबर। तो 8 या 24, एक ही ऑप्शन है, ये वाला आंसर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा। यहां पे आ गया कितना? 85.33 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर कर सकता है। स्थिर जल में, शांत जल में अगर चलेगा तो एक्स, शांत जल में नाव की चाल एक्स मानते हैं, तैराक या नाव जो भी होगा 12 किलोमीटर पर। कर यदि एक नदी 2 किलोमीटर की चाल से बह रही है, मतलब वो धारा जो है, धारा को वाई मानते हैं, और 9 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की चाल से वो, तैराक को धारा के विपरीत दिशा में, तैराक इधर से जा रहा है और धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा? तो समय अपोजिट डायरेक्शन है, ये 12 और ये 2 घट जाएगा, 10/6 गुना कर देंगे, ये आपका घंटा में आएगा, मिनट में चेंज करने के लिए। तो ये आ गया कितना? 36 मिनट। इसका सही उत्तर आएगा 36 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बताओ अगले सवाल की, अगले सवाल बताओ मेरे भाई। चलिए देखो यहां क्या बोला गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पूछ रहा है आप देखो वो चीज पढ़ो। यदि कंपनी के व्यय की कुल धनराशि, व्यय टोटल, ये आपका खर्च का दिया हुआ है, टोटल देख रहे हैं, टोटल इसका एक्सपेंडिचर कितना है। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो ये 20, 40, 10 50 और 15 20 70 और 30, ये आपका टोटल हो गया 100। टोटल कितना हो गया? 100। ठीक है, परसेंट में ये 100 आ गया। अब देखो यहां क्या बोला है, कह रहा कि परिवहन जो है, परिवहन पर व्यय कितना गुना है। परिवहन देख लो कितना, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपका 12.5, इससे कितना गुना टोटल खर्च है, तो इससे टोटल कितना गुना होगा? 8 गुना होगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां बात समझे, ये कितना गुना होगा भाई? 8 गुना आंसर होगा, 8 गुना, मतलब परिवहन पे, ट्रांसपोर्ट पे इतना परसेंट खर्चा और टोटल परसेंट इतना है, तो कितना परसेंट, कितना गुना होगा? तो 8 गुना होगा, 8 गुना इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक?
8 से विभाज्य होने के लिए n का मान क्या होना चाहिए? तो 8 से विभाज्य होने के लिए, 8 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है 8 से विभाज्य होने के लिए कि लास्ट का 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट को 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 से काटेंगे तो 8 सती 56, तो यहां बच गया आपका 2, तो यहां पे 2 बच गया, तो n का वैल्यू क्या रख दें? तो यहां पे रख दें 24, मतलब n का वैल्यू आपको 4 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बैटरी भी कम है बाय, फिर मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, क्या कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए चलो बहुत बढ़िया। कह रहा कि प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को केंद्र मानते हुए बनाए गए त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किए जो निर्मित वृत्तखंडों के आच्छादित नहीं है, मतलब घिरा हुआ नहीं है। मतलब हम यहां पे केंद्र इसको माने, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है, अब बात समझिएगा कि ये आपका ये वाला पूछ रहा है कि ये वाला जो आपका देख रहा है इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि ये क्षेत्रफल कितना है जो घिरा हुआ नहीं है। इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखो कैसे निकलेगा। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज ये कह रहा है त्रिज्या 4 है, 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 8। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया में से 64 में से अगर यहां पे ये वाला अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, एक त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड का एरिया निकाल दो। त्रिज्यखंड का एरिया होता है 22/7 गुना 60 60 60 180/360, यही त्रिज्यखंड का होता है। तो ये आपका 18 दूनी 36, 2 से 2 कट गया 2 बार में। ठीक है, तो ये इसका हो गया, तो ये कट गया आपका 16 बार में। ठीक है, 16 बार में कट गया। यहां से पाए रहने देना है। ठीक है, पाए रहने देना है। तो यहां से आपका कॉमन होगा 8 कॉमन हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2√3 माइनस पाए, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सर टेस्ट सीरीज लिए बट ये क्वेश्चंस नहीं था प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेस्ट सीरीज में। यही तो होगा भाई, यही तो होगा ना। एक बार आप फोन कर लेंगे, टेस्ट में नंबर होगा उसको फोन कर लेंगे, वहां पे आपको फोन उठा लेंगे और उस पर फिर बात कर लेंगे जो भी होगा। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए आप? क्या आज नहीं है शिवम प्रकाश? तो ये इसका सही आंसर है, ये वाला आपको निकालना था तो ये निकाल दिए। ठीक है, यहां पे कह रहे हैं निम्नलिखित बंटन में माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो योगफल बटा संख्या निकालना है
तो योगफल बटा संख्या निकाला, 75 और 76 दोनों एक ही सेट डाल दिया, एक ही सेट डाल दिया है, दोनों सेम ही है, ऑनलाइन में देख लेंगे। तो यहां से अगर इसको देखते हैं, टोटल योगफल 10 अंक लाया है और कितने विद्यार्थी 10 अंक लाए, 17 विद्यार्थी, तो 17वें विद्यार्थी का योगफल कितना आएगा 170। 30 अंक लाया 28 स्टूडेंट, तो 28 टोटल का अगर देखा जाए तो 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 6 दू 8, 840। यहां पे देखो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 116, ठीक है। ठीक है, 71 होगा। अगर सभी को जोड़ते हैं, बताओ सभी को अगर हम जोड़ते हैं, हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है, सभी को जब जोड़ते हैं तो ये जोड़कर आएगा, टोटल जोड़ लो, टोटल आ जाएगा, देखिएगा जोड़िएगा तो आपका आ गया 6000। संख्या की बात करते हैं तो ये संख्या टोटल कितना आएगा बताओ, तो ये संख्या टोटल आपका जोड़कर आ जाएगा 9 4 13, 13 2 15, 15 8 23, 23 और 7 0 3 आया, 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12, 12 पंचे 60, ये आ गया 50, इसका माध्य आ गया 50, ठीक है, माध्य आ गया 50। तो टोटल योगफल निकाल लिए और योगफल करके संख्या से डिवाइड कर दिए, तो ये टोटल संख्या था 120 और ये टोटल योगफल था 6000, ठीक है। ये इसका सही आंसर आ गया, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर आ गया। देखिए यहां पे आप कोई भी एंगल मान सकते हैं, क्योंकि यहां दिया है 0 से 90 थीटा 90 डिग्री के बीच, कोई भी एंगल मान सकते हैं, या तो इसको सेट कर सकते हैं, फॉर्मूला में इसको सॉल्व करके इसको बना सकते हैं, लेकिन कुछ दिमाग लगाते हैं। यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, आसान हो जाएगा। 3 4 5, जब 3 4 5 किए तो सेक थीटा का मान आ गया 5/4 और टेन थीटा का मतलब आ गया 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा की अगर बात करें तो ये 5/3 आ गया और 1 माइनस ये 5/3 आ गया। हम एक ट्रायंगल बना लिए, तो यहां से देखना की बात करें 5 3 8/4, तो 2 2 दूनी ये आ गया 4, और यहां से अगर बात करें 3 1 3 5 8/3 और यहां आ गया -2/3, 3 से 3 कट गया और ये कट गया आपका कितना 4 बार में, तो 4 और यहाँ माइनस है तो -4 = 0, इसका सही आंसर आ गया, सही आंसर आ गया, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका जो एमडी इम्तियाज, आप नवीन सर से एक बार बात कर लेंगे, ठीक है, वो सही इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना, सही इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो आप उन्हीं से बात कर लीजिएगा एक सही इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर इसको बेसिक करना है तो इसको भी चेंज कर दो, बेसिक करना है तो इसको 1/cos थीटा लिख दो और इसको sin θ/cos थीटा लिख लो और सबको चेंज कर दो, कौशिक को भी साइन में चेंज कर दो तो कर लेना, ठीक है। एमडी इम्तियाज आप बात कर लेंगे। एक बार 3 सिक्के उछाले जाते हैं पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक बार में 3 सिक्के उछाला जाता है, तो एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, तो 2 3 6 ये 8। याद रखिए कम से कम अगर सिक्के की बात किया जाए, कम से कम हेड आने की बात करें तो या कम से कम एक टेल आने की बात करें
तो 8 टोटल जितना आपका केसेस उसमें से एक कम कर दो तो वही आंसर आ जाएगा सीधा सीधे 7/8, सीधा सीधी 7/8। यहां पे या तो बोले कम से कम एक हेड आने की बात करेंगे, कम से कम एक हेड आने की बात करेंगे, या कम से कम एक टेल आने की बात करेंगे। तो जितना आपकी कंडीशन बन सकते हैं, दो सिक्का एक बार में 3 सिक्का उछाला जाता है, 3 पहलू बनेंगे, 2 पहलू बनेंगे, 2 का पावर 3 8 बनेंगे। तो 8 से एक कम कर देंगे 7 आंसर। कम से कम हेड बोले या कम से कम टेल बोले तो डायरेक्ट ये कितना बार सवाल आ चुका है आप जानते होंगे। किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है 1 कितना 3:1 दिया है। निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे? इसको पहले इसके साथ गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस में ही हो जाएगा, -4 3/4 3 1 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 और ये भी 4, तो ये आपका 2 आ गया, ये आपका 2 बी राइट आंसर। ठीक है, अब ये बताओ कि किसी को कहीं पे अगर प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आया है तो बताओ, कोई भी क्वेश्चंस में अगर कहीं प्रॉब्लम आया है तो आप पूछ सकते हैं, उसको फिर हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे।